अभी तक हमने पढ़ा था कि लेखिका एक स्कूली बच्चे को पैदल आते हुए देखती है, तो वो अपने ड्राइवर से पूछती है कि क्या यहाँ पे कोई बस वस नहीं है, स्कूल का बस जो बच्चों को घर से स्कूल तक पहुँचाए, फिर स्कूल से घर तक। तो उनका ड्राइवर जितेन उनसे उनको बताता है कि यहाँ पे जीवन काफ़ी कठोर है, और यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ पे आपको कोई भी बच्चा चिकना बरवीला नहीं देखने को मिलेगा। चिकना बरवीला का मतलब है निकला हुआ पेट, यानी मोटा बच्चा देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे नीचे सिर्फ एक ही स्कूल है जिसमें दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं, और सिर्फ पढ़ने ही नहीं आते, इनमें से ज़्यादातर बच्चे शाम में वापस लौटते समय अपनी माओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, और जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर धोते हैं। और खुद मैंने भी ढोए थे, जितेंद्र नार्गी खुद के बारे में भी बताते हैं। और खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था, यानी रात होने को आया था, और रास्ते जो थे और भी पतले होते जा रहे थे, संकरे होते जाते थे। कई बार ऐसा लग रहा था कि रास्ते इतने ही चौड़े बनाए गए हैं जिससे सिर्फ एक ही जीप उससे होके जा सके, और अगर जरा सा भी जीप इधर से उधर होगा तो सीधे घाटियों में जाकर गिर जाएगा। जगह जगह चेतावनियां भी लिखी हुई थी, और सामने ही लिखा हुआ था बोर्ड पे कि धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, आराम से जाए। थोड़ा और आगे बढ़े थे कि इन्होंने एक और चेतावनी देखी। वहाँ पे लिखा था विके मैन ईटर अराउंड। लेकिन लेखिका बताती है उन्हें ऐसा कोई नरभक्षी जानवर जो आदमियों को खाता है वहाँ पे दिखा नहीं। लेकिन हाँ, वहाँ पे उनको कुछ याक जो हैं, वो ज़रूर देखने को मिले। याक, काले काले ढेर सारे याक वहाँ पे थे। और पहाड़ों पर गिरती बर्फ से उनकी जो रक्षा, उनके घने बाल वाले याक, उनके बाल ठंडी में उनकी रक्षा करते थे। सूरज ढलने लगा था। इन्होंने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गाय को चराकर वापस आ रही थी। कुछ के सरों पे टोकरियां थी, भारी भारी गट्ठर थे। आकाश जो था फिर धुंध से घिर गया था। शाम में हम लोग चाय के बागानों से गुजर रही थी। उन्होंने देखा कि महिलाएं चाय के बागानों में काम कर रही हैं, और उन्होंने बोकू पहना हुआ है। बोकू के बारे में बता दें हम आपको कि ये एक सिक्किमी परिधान, यानी कपड़ा जो वहाँ पे पहनती हैं युवतियाँ। नदी की तरह उफान लेता हुआ उनकी जो सुंदरता थी वो देखने लायक थी। एक जो लेडी थी, उन्होंने लाल कलर का बोकू पहन रखा था। और साथ ही साथ लेखिका बता रही थी कि वहाँ की जो सौंदर्यता थी वो मतलब बहुत ज़्यादा थी। युमथांग पहुँचने के लिए रात भर लेखिका को जो है आ, लायुंग में रहना पड़ा था इनको, और एक छोटा सा गांव लायुंग। तो उसी लायुंग में ये लोग ठहरे थे, तीस्ता नदी के किनारे एक घर में। वहाँ पे बहुत सारे झरना नीचे कल कल बहते हुए तीस्ता नदी से मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवाएं चल रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। परिंदे जो अपने घरों को लौट रहे थे, रात होने की आई थी। वातावरण में अद्भुत शांति थी। ऐसा लगा लेखिका कि जैसे मतलब ये सुख शांति और सुकून जो होता है, लेखिका को ऐसा यहाँ पे एहसास हो रहा था। और लेखिका सोचती है जो ये सुर ताल, जो लय और ताल प्रकृति का है, जो गति है, उसे आजकल हमारी जो पीढ़ी है इस लय ताल और गति से खिलवाड़ करके अच्छा में अपराध किया। यानी लेखिका बता रही है कि आजकल हम लोग देखते हैं कि हम लोग तरह तरह से पेड़ों को काटते हैं, और भी बहुत तरीके से हम लोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। अब लेखिका के लिए ये जो हिमालय था अब सिर्फ कविता नहीं थी, एक दर्शन बन गया था। खैर अंधेरा होने को आया था। किसी तरह से पत्थरों से होते हुए तीस्ता नदी के किनारे तक पहुंची। वहाँ के पानी को अपने उंजली यानी अपने हाथों में लिया, और सोचा कि यहाँ पे कोई संकल्प ले ली जाए। लेकिन संकल्प क्या करूँ, ये संकल्प की स्थिति में नहीं थी। तो रात धीरे धीरे गहरा होने लगा था। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था, और जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से छोटे से गेस्ट हाउस में जहाँ पे वो रुके थे वो लोग, एक गाना बजा दिया। और देखते ही देखते जो भी लोग इनके साथ आए हुए थे उन्होंने काफ़ी तेज और वहाँ पे डांस करना शुरू कर दिया। सारे लोग जो भी सैलानी थे गोल गोल एक साथ घूम घूम के नाचने लगे। इनकी जो फ्रेंड थी 40-50 साल की, 50 साल की सहेली मनी, इन्होंने जो डांस किया वो देख के तो सब अवाक रह गए। बहुत ही अच्छा आनंद भरा समय था। खैर लायुंग की सुबह शुरू हुई, बहुत शांत शांत और सुरम्य, तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही बहती हुई। और सभी जो ज़्यादातर लोग वहाँ पे रहने वाले थे उनके जीविका का मुख्य साधन था पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। तो सुबह अकेले ही निकलने को दी है घूमने के लिए लेखिका। तो लेखिका ऐसा उम्मीद करती है कि यहाँ पे उनको बर्फ़ देखने को मिलेगा, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था, थोड़ा सा भी बर्फ़ नहीं था। जबकि ये सी लेवल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर थी। लेखिका बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थी। मैदानों और लोगों पर वहाँ किसी जन्नत से कम नहीं होते, ऐसा लेखिका को लगता था कि मैदानों से आए लोगों के लिए, जो लोग मैदान से आते हैं, उनके लिए बर्फ़ से ढके पहाड़
किसी जन्नत किसी स्वर्ग से कम नहीं होता है। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक युवा इनसे मिला। उसने बताया कि प्रदूषण के चलते जो स्नोफॉल है वो कम होते जा रहा है, और लेकिन यदि ये कटाव चली जाती है, कटाव एक जगह का नाम है, तो वहाँ पे आपको बर्फ़ देखने को मिल जाएगा। हम आपको कटाव के बारे में बता दें कि हम आपको थोड़ा सा कटाव के बारे में बता देते हैं। कटाव जो जगह है वो बहुत ही सुंदर जगह है। ये सुर्खियों में नहीं आया था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में हम इसके बारे में आपको बताते हैं कि ये लायोंग से 500 फीट ऊंचाई पर था, और लायोंग से वहाँ जाने में करीब 2 घंटे का सफ़र था। तो नवयुवक जो लेखिका है उनको कटाव के बारे में बता रहा था। इसी समय उनके घर के बाहर एक झोले में रखी हुई महुआ को एक गाय ने गंटुप कर लिया, यानी निगल लिया। उसकी जो वाइफ थी, उनकी पत्नी ने उस गाय को झिड़क के वहाँ से भगा दिया। खैर, इस तरह से इनका सफ़र जो था कटाव की ओर निकल पड़ा। ये कटाव का जो रास्ता था वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। जो आसमान था वो बादल से भरा था, साथ ही साथ जो बारिश था, बारिश भी रह रह के हो रही थी। खैर, ये बहुत ही एक ऐसे रास्तों से होते हुए ये लोग जा रहे थे जहाँ पे इतने खतरनाक रास्ता था कि ये सारे के सारे चुप हो गए थे। ऐसा था कि अगर वहाँ पे ड्राइवर से एक गलती होती, ये सारे सारे सीधे घाटियों में नीचे गिर जाते। फिर इनका बचना बड़ा ही मुश्किल था। खैर, इसी तरह से आगे बढ़ते हुए जो रास्ते की धुंध थी वो छटी। इन्होंने देखा कि नार्गे जो था वो इनको बता रहा था कि जो कटाव है वो हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। तो इनकी सहेली जो थी मनी, जो स्विट्ज़रलैंड घूम आई थी पहले ही, वो बताती कि नहीं, ये स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड भी इतनी ऊंचाई पर ना है और ना ही इतनी ज़्यादा सुंदर है। खैर, हम लोग कटाव के करीब आ रहे थे, क्योंकि दूर से ही बर्फ़ के से ढके पहाड़ इनको अब दिखना शुरू हो गया था। जो पास में जो पर्वत थे वह आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। खैर, इसी समय उनका ड्राइवर बताता है कि देखिए, एकदम ताज़ा बर्फ़ है, लगता है रात में ही गिरी है यह बर्फ़। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हम पूरी तरह से बर्फ़ से ढके पहाड़ को देखने को मिल जाता है। साबुन के झाग की तरह सफ़ेद सफ़ेद सब और गिरी हुई बर्फ़ में। लेखिका बताती हैं कि वो जीप की खिड़की से मुंडी यानी सर बाहर निकल कर बार बार दूर दूर तक चांदी से चमकते हुए पहाड़ को देख रही थी। अचानक से जितेन ने पूछा इनसे कि मैम, कैसा लग रहा है आपको? मैंने जितेन को उत्तर दिया। लेखिका ने उत्तर देते हुए कहा, रामरो छ। जितेन उछल गया नेपाली सुनकर। उसने कहा कि आपने कहाँ से सुना? अपनी भाषा की गर्व से उसकी आंखें चमक उठी थी। और तभी अचानक बर्फ फिर से वहाँ पे गिरने लगा। जितेन भी उन वादियों की सुंदरता में खो गया था, और उसने गाना गाना शुरू किया, तिमरो माया सेंधे मलाई सताउंच। इसका मतलब होता है, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। खैर, इसी तरह अब सारे सैलानी भी जीप से उतर कर बर्फ़ में कूदने लगे थे। यहाँ पे घुटनों तक बर्फ़ था, और ऊपर आसमान और बर्फ़ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कोई सैलानी बर्फ़ पर लेटकर उस लम्हे को कैमरे में कैद कर रहा था। लेखिका के पाँव भी झनझन करने लगे थे, पर लेकिन मन वृंदावन हो रहा था, यानी खुशमय हो रहा था, जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश थी कि वो भी बर्फ़ पे लेटे, लेकिन ऐसा वो नहीं कर सकी, क्योंकि उनके पास बर्फ़ में पहनने के लिए जो लंबे लंबे जूते नहीं थे, क्योंकि जो कटाव है कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है युमथांग और झांगू लेक की तरह, इसलिए यहाँ पे नहीं। कटाव जो था वो युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, इसलिए लेखिका को यहाँ पे जूता नहीं मिला था। खैर, लोग टनाटन फोटो खिंचवा रहे थे, लेकिन लेखिका उन सारे दृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिसे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर से देख सुन सके। और ये सारी चीज़ों को देख के ऐसा लग रहा था कि देवता के बीच हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने यहीं पे वेद की रचना की होगी, जीवन की सत्यों को खोजा होगा, ये भी उन्होंने यहीं पे महामंत्र पाया होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः। और इसी के साथ तभी दिमाग में कौन था कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा था कि जो शैतान होता है वो भी उसे देख के ठगा का ठगा रह जाता है। तो जो लेखिका थी उन्होंने अपनी सखी मनी से पूछा क्या उसने मिल्टन की कविता पढ़ी है, लेकिन उनकी सखी जो थी किसी और ही सवाल से जूझ रही थी। वो उनको लगा, अचानक से वो दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये जो हिम शिखर है, जल स्तंभ है पूरे एशिया के, प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है, जमा कर लेती है, और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है, तो ये बर्फ शिलाएं पिघल पिघल कर जलधारा बनकर हमारे जो सूखे कंठों को तरावत पहुंचाती है। तरावत पहुंचाने का मतलब है कि हमारी प्यास बुझाती है। तो मनी ने अभिभूत होकर इन प्रकृति के सामने अपना सर झुकाया और कहा, पता नहीं कितना ही ज़्यादा ऋण होगा इन नदियों का, हिम शिखरों का। खैर, इस तरह सफ़र और थोड़ा आगे बढ़ा तो हमने वहाँ पे इक्का दुक्का फौजी छावनियाँ देखी।
ध्यान आया कि ये बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूर पर चाइना की सीमा है। खैर, एक फौजी से मैंने पूछा कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। वह हंस दिया, एक उदासी हंसी। उसने कहा कि आप लोग चैन की नींद सो सके इसलिए हम लोग यहाँ पे पहरा दे रहे हैं। फेरो भेटूला, मतलब फिर मिलेंगे। यह कहते हुए जीते ने जीप आगे बढ़ा दिया। थोड़ी दूर बाद हमने एक और फौजी छावनी देखा जिस पर लिखा था, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो, यानी हम अपना आज दे रहे हैं ताकि आपका कल अच्छा हो। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने सा लगा। महानगर में रहते हुए हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि इन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने भी हम लोगों से 5 मिनट रहा नहीं जाता। वहाँ पे जो हमारे फौजी भाई हैं पूरे साल यहीं पे रहते हैं, और जहाँ पे पेट्रोल को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें जम जाती हैं, पता नहीं यहाँ पे इनको किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। खैर, हम लोग आगे बढ़ते गए। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। बहुत सारे वहाँ पे जो थे रोडोडेंड्रो के फूल। जितेन बताने लगा कि 15 दिनों में ही ये जो पूरा एरिया है वो फूल से सज जाएगा। ये फूल देखने लायक हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि आ, पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। यहाँ जो रास्ते थे अपेक्षाकृत चौड़े थे, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा खतरा नहीं था। खैर, इसी तरह ये लोग आगे बढ़ते गए। सिक्किम में एक चिप्स बेचती हुई युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? तो उसने कहा कि नहीं, मैं इंडियन हूँ। बाहर सुनकर अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत से मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र था तो इतना ज़्यादा टूरिस्ट उद्योग यहाँ पे नहीं था, लेकिन आज़ाद जब ये सिक्किम भारत से मिल गया तब से यहाँ पे टूरिस्ट भारतीय आबोहवा इस कदर घुल मिल गया कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में था ही नहीं। खैर, जीप में बैठने हुए एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया तो मनी ने बताया कि यहाँ के जो पहाड़ी कुत्ते होते हैं वो भौंकते नहीं हैं, सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते। चांदनी रात में ही भौंकते हैं। तो लेखिका को बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है। खैर, लौटते समय जीप में भी जितेन इन्हें तरह तरह की जानकारियाँ देता रहा। मैडम, यहाँ पर एक पत्थर है, उसने बताया, जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। कहते हैं कि यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे, और जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ पे चावल की खेती होती है, ऐसा यहाँ पे माना जाता है। करीब 3-4 किलोमीटर के बाद ही उसने फिर से उंगली उठाई और उसने दिखाया हमें कि मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है, यानी देवी देवता यहाँ पे रहते हैं, और यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तो मैंने लेखिका ने जितेन से पूछा, तुम लोग गंदगी नहीं फैलाते हो? उसने जीप बाहर निकल, नहीं मैडम, पहाड़ नदी झरने हम इनकी पूजा करते हैं, इन्हें गंदा करेंगे तो हम भी मर जाएंगे। खैर, लेखिका ने उससे कहा, इसलिए गंगटोक जो है इतना सुंदर है। तो उसने कहा, मैडम, गैंगटॉक नहीं, गंगटोक कहिए, इसका असली नाम गंगटोक है, जिसका मतलब होता है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वह फिर से शुरू हो गया, मैडम, युमथांग में पहले भी टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके कई वर्षों के बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया था कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। इसलिए आज भी यहाँ पे रास्ते बन रहे हैं। हाँ, ये सही था कि वहाँ पे अभी भी जो रास्ते हैं वो रास्ते बनाए जा रहे थे। नए नए जगहों की खोज, स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। लेखिका मनी मन ये सोच रही थी और जीप आगे बढ़ने लगती है। इसी के साथ ये जो लेसन था आपका, जिसका नाम था साना साना हाथ जोड़ी, यहीं पे ख़त्म होता है। आज हमारे बीच एक बेहतरीन एक्टर इरफान खान का आज देहांत हो गया, जिनको हम भावी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये एक बहुत ही उम्दा कलाकार थे।